यस, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, तो पहले तो है कि ये हमारा दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बाद में करेंगे, एंड में आएगा ये। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अदर देन इंडियन करेंसी, रेस्ट ऑल करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस, ठीक है, एक्सेप्ट इंडियन रूपी, डिनोमिनेशन कोई भी हो सकती है, इंडियन करेंसी, एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, रेस्ट ऑल करेंसीज ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है हमारे लिए? वो सारी हैं फॉरेन एक्सचेंज, या फॉरेन करेंसी भी क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो अब उस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन द मॉडर्न टाइम ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद ईच अदर। किस टाइप के इकोनॉमिक रिलेशंस? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की हेल्प से इकोनॉमिक रिलेशंस आर मेंटेन्ड। मीन्स नो इकोनॉमी कैन रिमेन इन आइसोलेशन इन द प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड। कोई ऐसा नहीं है कोई कहे कि हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो ये कहे कि हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी इतनी आजकल के टाइम में वाइड और डाइवर्सिफाइड नीड्स हैं सब कंट्रीज़ की, रिसोर्सेज की, कि कोई ना कोई चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, कोई ना कोई चीज़ें हमें बेचनी भी पड़ती हैं जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, पेमेंट करनी है, पेमेंट लेनी है, तो सब तरह की करेंसीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो अब उस सेक्टर में क्या रिफॉर्म किए गए, ये यहाँ पर है। फर्स्ट रिफॉर्म किया गया डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी का मतलब है, एक हमने थोड़ा सा बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उसमें एक रीजंस में कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज गोइंग वेरी एडवर्स, कि मतलब हमारी इंपोर्ट की पेमेंट्स वर एक्सीडिंग द एक्सपोर्ट रिसीट्स, हमारी देनदारियाँ, हमारे जो पेमेंट्स थी वो ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, और एक्सपोर्ट करके जो पैसे आते हैं फॉरेन से वो कम पड़ रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट ही कम थे, ठीक है। तो एडवर्स बीओपी था, तो उसको करेक्ट करने के लिए डीवैल्यूएशन किया गया। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन मीन्स लोअरिंग द या रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आई रिपीट द मीनिंग, डीवैल्यूएशन मीन्स लोअरिंग, कम करना, लोअरिंग या रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब जैसे मान लो अमेरिकन डॉलर है या इंग्लिश पाउंड है या कोई भी आप मान लो वर्ल्ड का कोई भी करेंसी, किसी और करेंसी के कंपैरेटिवली अपने इंडियन रुपए की वैल्यू को कम करना, उसको नीचे ले आना, उसकी इंपॉर्टेंस को कम करना, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ, अभी आपको क्लियर होगा। मान लीजिए ये एग्जांपल है, एग्जैक्ट नहीं है ये, बिल्कुल ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी मैंने, सिंपल ऑन एन एवरेज लिख दिया अंदाजे से, मतलब अदरवाइज तो करंट वैल्यू तो कुछ और है, बट चलो समझाने के लिए मैंने लिखा है। सपोज ये है $1 US डॉलर, दिस इज इक्वल टू ₹75। मतलब एक अमेरिकन डॉलर है, मान लीजिए शुरू में इन द बिगनिंग इट इज इक्वल टू इंडिया के इक्वल टू ₹75, राइट। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने मान लो कर दी डीवैल्यूएशन, तो डीवैल्यूएशन करके क्या होगा, कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करती है। तो क्या किया, अब $1 का वैल्यू रख दी, मतलब इसकी कीमत रख दी, ये इसका मतलब यही है ना कि $1 का प्राइस हमारे लिए है किसके बराबर? ₹75 के बराबर। अब कर दिया $1 का प्राइस हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया इक्वल टू ₹80 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब अब हमें वही $1 लेने के लिए हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो मतलब हमारी वैल्यू की अहमियत कम हुई है। जब हम उसी चीज़ को लेने के लिए पहले की बजाय हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। ऐसे नहीं देखना आपने कि 80 ज़्यादा होता है, काउंटिंग शुरू कर लो 1 2 3 तो 75 से ज़्यादा, वो उस सेंस में नहीं, उसकी इकोनॉमिक सेंस समझिए कि पहले $1 हमें पड़ रहा है ₹75 में, कम पैसों में पड़ रहा है, कम रुपयों में मिल रहा है हमें आराम से। अब उसी डॉलर को हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंडियन रुपए में उसको ₹80 में कर दिया कि अब सेम डॉलर हम ₹80 में खरीदेंगे। तो अपनी ही वैल्यू की इम्पोर्टेंस को नीचे कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उसकी वैल्यू को कम कर दिया। तो जब इस तरह से वैल्यू कम की जाती है दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि जब ऐसे करते हैं तो इससे इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो जो इंडियन लोगों ने करने हैं,
इंडियन लोगों को जो इम्पोर्टर्स हैं उनको लगेगा कि अब उनके इम्पोर्ट्स महंगे हो गए हैं। पहले वो जो $1 का सामान 75 रुपीज़ में खरीद रहे थे, अब उसी उतने ही $1 के सामान के लिए नाउ दे हैव टू पे 80 रुपीज़। तो इम्पोर्ट्स महंगे महसूस होंगे, ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए। तो इफेक्ट ये होता है कि इम्पोर्ट्स कम होते हैं, ठीक है, रिड्यूस होते हैं। ऑन दी अदर साइड जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनको फ़ायदा महसूस होता है। वो कैसे? उनको लगता है कि पहले $1 के बराबर का सामान बेच करके उनको कितने इंडियन करेंसी में कितने रुपए मिलते थे? 75 रुपीज़ मिलते थे। अब उतनी ही वैल्यू का $1 का सामान बेच करके उनको कितने पैसे मिलेंगे? अब 80 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब अपने इंडियन रुपयों की टर्म्स में सोचते हैं इंडियन लोग। मतलब हम अपने कंट्री में हैं तो हम अपनी करेंसी में सोचेंगे, तो हमें लगेगा मैंने कुछ एक्सपोर्ट करना है तो मुझे लगेगा पहले तो मुझे कम पैसे मिल रहे थे, अब मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स प्रमोट होते हैं। तो ये डिवैल्यूएशन का काम किया गया था ये 91 के रिफॉर्म्स में। तो क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, इस करके कहा जाता है डिवैल्यूएशन, ठीक है। बहुत डिटेल नहीं यहाँ चाहिए, वो जब हम फॉरेन एक्सचेंज वाला लेसन करेंगे तब आएगी। अभी के लिए हमने सिर्फ ब्रीफ मीनिंग करना है। उसके बाद है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी उसी से रिलेटेड है। एक्सचेंज रेट के आगे लिख लो फॉरेन, मतलब पूरा वर्ड है ये, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है कि ये $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ है या 80 रुपीज़ है, ये तो गवर्नमेंट ने किया। बट ये जो पहले 75 रुपीज़ है, ठीक है, $1 हमें कितने इंडियन रुपयों में मिलेगा, ये डिसाइड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं। वो आगे करेंगे डिटेल में। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। घबराना नहीं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूछना नहीं, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है कि तीनों लिखने में, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। 3 सिस्टम होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है कि हमने $1 कितने इंडियन रुपयों के बराबर रखना है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरा जो होता है फ्लेक्सिबल, उसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, उसमें मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई भी आम कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, कीपिंग इन व्यू द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम प्राइस पड़ा था ना, चीज़ों के प्राइस मार्केट में डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। तो सेम वे फॉरेन करेंसी का भी प्राइस अगर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो देन इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और थर्ड होता है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कुछ डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल बैंक और मार्केट फोर्सेस, और कुछ डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, तो वो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो अब क्या था, 91 से पहले हमारी कंट्री में था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब हर काम गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितने रुपए $1 के बदले में देने हैं, कितने रुपए हमने 1 इंग्लिश पाउंड के बदले में देने हैं, कितने रुपए सऊदी अरेबिया के रियाल के बदले में देने हैं, ये जो भी करेंसीज हैं अलग अलग देशों की, मेन सभी की वैसे तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। बट अब 91 के बाद क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया। अब ये कह दिया गया क्या कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। मतलब अब फ्रीडम दे दी गई कि गवर्नमेंट नहीं बीच में दखल देगी कोई भी, जितनी फॉरेन करेंसी की डिमांड है, जितनी उसकी सप्लाई है, उस मार्केट के हिसाब से मार्केट में जो भी डिसाइड होगा उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट चलेगा, ठीक है। तो ये उस टाइम के ऊपर हमारे कंट्री के लिए एक बड़ा एक बिग जोल्ट था। बिग जोल्ट इन द सेंस कि उम्मीद से बाहर की बात थी। तभी रिफॉर्म का मतलब है ना कि पहले नहीं था, एकदम से हो गया, तो इसीलिए रिफॉर्म है। जैसे ऐसे आप सोचो इसको, एक हम एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल यू पीपल, मान लो आप यू कम टू स्कूल, तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में आते हो। तो शुरू से अब तक आते आते नर्सरी से आपने देखा कि एवरी टाइम यू आर आस्क्ड कि कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। अब एक पॉइंट आए, किसी दिन आप स्कूल आओ और उस दिन मान लो अनाउंस कर दें, ठीक है बेटे यू कैन कम इन सिविल ड्रेस, नो नीड टू कम इन यूनिफॉर्म। तो आपके लिए तो ये एक बड़ी हैरानी वाली सिचुएशन होगी। आपने तो उम्मीद से बाहर, ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि स्कूल में जाएं, वो भी बिना स्कूल की यूनिफॉर्म के। इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी। तो ऐसे ही ये रिफॉर्म था उस टाइम के ऊपर कि पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, अपने मतलब अपने आप को पीछे कर लिया और मार्केट फोर्सेस को एनकरेज किया, ठीक है। तो ये 2 रिफॉर्म्स आएंगे फॉरेन एक्सचेंज में। उसके बाद है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें आपने नीचे पॉइंट्स से ही स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेनी है, मैं समझा देती हूँ, बट पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली पॉइंट्स से ही स्टार्ट करना है।
तो अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो ट्रेड फॉरेन ट्रेड होता था या इंटरनली कंट्री के अंदर भी आपको पता है 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। विद इन कंट्री इंटरनल, फॉरेन कंट्रीज के साथ करें तो एक्सटर्नल। फिर इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम करना है, कुछ बनाना है, बना के बेचना है, तो उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इन दोनों फील्ड्स में जो चेंजेस किए गए, दे आर नोन एज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब वो क्या चेंजेस थे, दिस इज द मेन पार्ट। वो क्या थे? फर्स्ट है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। मतलब ये कि 91 से पहले हमारे कंट्री में जो इंपोर्ट करते थे लोग, ठीक है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोटा सिस्टम था। कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स कर देती थी गवर्नमेंट, भाई इतना ही सामान मंगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो किसी ने मान लो मशीनें मंगवानी है अपने काम में, जो भी रॉ मटीरियल कोई चाहिए यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मंगवाना चाहता है, अपने काम को एक्सपेंड करना चाहता है, ज़्यादा मंगवाना चाहता है, बट जब क्वांटिटी फिक्स कर दी तो ज़्यादा मंगवा नहीं सकता, मतलब लिमिट रोक दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी लिमिट्स थी, भाई इतना ही सामान आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अब कोई प्रोड्यूसर है, वो ज़्यादा बना सकता है, बना के बेचना चाहता है अगला, बट उसको रोका जा रहा है कि नहीं, ज़्यादा नहीं बेचना। मतलब हर काम के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्वांटिटी की गिनती कर दी गई कि इतना ही सामान बेच सकते हैं, इतना ही खरीद सकते हैं बाहर से, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो नाउ 91 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या है, क्या लिखा हुआ है? imports, this quantitative restriction on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were fully removed। मतलब हर तरह की चीज़ें नहीं, बट जो हमारी आम डेली लाइफ में काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं। अब आपको डिफरेंस तो क्लियर है ही। कंज्यूमर गुड्स जो आम हाउस होल्ड हम सारे अपना रोज़मर्रा के लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। और एग्रीकल्चर के काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, टूल्स है, जो भी इनपुट्स हैं, वट। अब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है कोई मंगवा सकता है, जितना बेचना चाहे वो अपना सेल कर सकता है टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। फिर सेकंड क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब होता है, ड्यूटी का मतलब यहाँ पर वो किसी का वो नहीं कहेंगे, जैसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, वो वाला नहीं, किसी का कर्तव्य वो वाला नहीं। यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एक टैक्स को कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसको ड्यूटी बोला जाता है। टैरिफ भी बोल देते हैं, ड्यूटीज़ भी बोलते हैं। तो पहले था कि एक्सपोर्ट करने की भी लिमिट थी, भी इतना अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उससे ज़्यादा करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर आपका सामान बिक रहा है तो आप बेचो, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना मर्जी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो पहले जो मंगवाने के लिए, जो बाहर से फॉरेन से मंगवाते थे, तो उसकी वो चेक करने के लिए, ताकि इंडियन इंडस्ट्री को ही प्रोटेक्शन मिले, उन्हीं का सामान बिके, तो क्या करती थी गवर्नमेंट? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी। इंडियन इकोनॉमी वाले लेसन में हमने पढ़ा 1950 से 90 वाले में। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब था कि फॉरेन से आने वाले सामान के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया जाता था, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती थी, सो दैट इंडियन पीपल कुड नॉट बी एबल टू बाय दोज प्रोडक्ट्स एज दे वुड हैव बिकम एक्सपेंसिव। टैक्स लग जाएगा तो चीज़ महंगी हो जाती है, तो लोगों को डिस्करेज किया जाता था फ्रॉम बाइंग इम्पोर्टेड गुड्स, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ज़्यादा इम्पोर्ट करना। बट अब क्या किया गया रिफॉर्म्स के बाद में, अब उसको कम कर दिया गया है, जो इम्पोर्ट की चीज़ें हैं, ताकि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो लोगों की मर्जी हो, मतलब लोगों के पास चॉइस हो, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को लेना चाहते हैं, उनकी मर्जी, फॉरेन से आई हुई इम्पोर्टेड चीज़ों को लेना चाहते हैं, उनकी मर्जी। और ऐसे ही इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी लगे कि हाँ भी अब लोग हमारा ही सामान नहीं खरीदते, और भी अवेलेबल है। अभी आप कभी नोटिस करना, कभी आप, कभी नहीं, आप बच्चे तो ज़्यादा ही जाते हो, मार्केट जाते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो ऐसा कोई वर्ल्ड का कोई ब्रांड नहीं है मेन जो हमारे यहाँ ना मिलता हो। चाहे अमेरिकन कोई ब्रांड है, चाहे इंग्लैंड का है, चाइना का है, जापान का है, फ्रांस का है, सब तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। पर पहले ये सारा कुछ नहीं था, सब तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी। मतलब लोगों को बड़ा स्पेशली किसी को रिक्वेस्ट करके कोई जाता था तो कहते थे हमारे लिए ये ले आना, वो ले आना, मतलब इस तरह टाइप की इम्पोर्ट, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड थे। अब वो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था इम्पोर्ट ड्यूटी, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, सो दैट कॉम्पिटिशन बढ़े। ठीक है, उसके बाद है रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब है, प्लीज अंडरलाइन, import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries,
This encouraged domestic industries to improve raw material at better prices, which would raise their efficiency and make them more competitive. मतलब ये इसका मतलब ये है, actually 2 students of 11th class are trying to come. Same problem with every class. इसका मतलब ये है कि जो पहले इंपोर्ट करना होता था 91 से पहले, तो इंपोर्ट करने के लिए भी पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था. मतलब ऐसे नहीं कि जिसको ज़रूरत हुई तो वो जाके मतलब इंपोर्ट कर ले. लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड, परमिशन वाज रिक्वायर्ड. तो अब 91 के बाद से क्या किया गया, उस परमिशन को ख़त्म कर दिया गया. मतलब पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बिजनेसमैन इंडियन, वो कोई भी चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना भी चाहे वो मंगा सकते हैं, एक्सेप्ट 2 टाइप ऑफ थिंग्स. आप ध्यान से देखोगे ना, जितना हम बोलते हैं कहीं ना कहीं एक्सेप्शन ज़रूर हैं, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ के. अब वो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज. मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई, मान लो कोई केमिकल्स यूज़ होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं, अगर मिस हैंडल्ड हो नुकसान कर सकते हैं, या उनको मिस यूज़ किया जा सकता है बाय एंटी सोशल पीपल. जैसे वो ये टेररिस्ट बॉम्ब वगैरह बनाते हैं तो वो मिस यूज़ ही करते हैं केमिकल्स को. तो इस तरह की जो हैजार्डस चीज़ें हैं उनको छोड़ के, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है ना, पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, या कोई और किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एनवायरनमेंट के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, इस कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं उनका इंपोर्ट करने के लिए अभी भी लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है. भी हाँ जी मंगवा रहे हो तो क्यों मंगवा रहे हो, क्या कारण है, आपने क्या करना है, पूरा बताना पड़ता है. फिर गवर्नमेंट को लगे, डिपार्टमेंट को, ठीक है अभी चाहिए तो फिर ठीक है देते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन है. बट अदर देन दीज, बाकी की जो नॉर्मल आम लाइफ की चीज़ें, आम सामान बनाने वाली चीज़ें जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है. अब किसी मान लो ये टेक्सटाइल मिल की कोई मशीन है, जेसीटी मिल की, तो कपड़ा बनाने की मशीन है, इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. बट ऑन दी अदर साइड कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसको कोई कहे कि मैं बिना परमिशन के मंगा लूँ, वो नहीं मंगा सकता. ठीक है. तो ऐसी हैजार्डस या एनवायरनमेंट को नुकसान करने वाली चीज़ें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, उनके लिए अभी भी स्टिल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. बट अदर देन दीज टाइप ऑफ थिंग्स नॉर्मली अब लाइसेंस को ख़त्म कर दिया. तो ये सारी चीज़ें क्योंकि रिलेटेड हैं, ट्रेड से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इस करके इनको अलग नाम दे दिया गया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. ठीक है. तो अब आपके ये जो पांचों टाइप के रिफॉर्म्स हैं, आपने याद रखना है, दे कम अंडर विच कैटेगरी, लिबरलाइजेशन के अंदर आते हैं ये. ठीक. अब आपको पेपर में या तो सेपरेटली आ सकता है, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऐसे आ सकता है, या एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, या एक्सप्लेन आगे कोई भी इन चारों पांचों में से एनी नेम, एज सेपरेट भी हो सकता है, या आपको सीधा आ सकता है एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स या स्टेप्स अंडरटेकन अंडर दिस लिबरलाइजेशन प्रोग्राम, या हाउ इंडियन इकोनॉमी वाज लिबरेटेड, मतलब क्या किया गया. तो फिर आपने ये मार्क्स के हिसाब से होगा, 6 मार्क्स में आते हैं, तो ये सभी रिफॉर्म्स के बारे में वेरी ब्रीफली आप, आपके 5 हेडिंग्स बन जाएंगे. उसके आगे जो सब पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में ले आना है. ये नहीं सोचना कि सारा ही लिखो, सारा लिखने के चक्कर में अननेसेसरीली आप लेंदी करो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट कर लेना. फिर सारे पॉइंट्स के बारे में हमें वेरी ब्रीफली वी नीड टू राइट. बट अदरवाइज सारे इकट्ठे नहीं आते, जो मोस्ट प्रोबेबली आता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स वाला आता है, और बाकी का जो है वो 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं. जैसे डिफाइन डिवैल्यूएशन, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विच रिफॉर्म्स आर अंडरटेकन, नेम देम, ऐसे छोटे क्वेश्चंस करके, शॉर्ट क्वेश्चंस करके आ जाते हैं. ठीक है. सो विद दिस अवर लिबरलाइजेशन वाला प्रोग्राम खत्म होता है. उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है प्राइवेटाइजेशन. अब ये प्राइवेटाइजेशन क्या मीनिंग होता है, अंडरलाइन करिए, इट इज ऑलरेडी गिवन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर. बेटे आई थिंक मैंने शुरू तो कर दिया, नाम तो लिख दिया, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट टुमारो, क्योंकि अभी जब मैंने आना है अपने फ्लो में, तब तक हमारी मीटिंग खत्म हो जानी है. वी विल डू इट टुमारो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो आज का आपका काम है, यू हैव टू